एक्सरसाइज 1.2 का ये प्रश्न है, कह रहा है व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो संख्या है ना, ये एक भाज्य संख्या है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या यदि भाज्य होता है, यदि उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सके। किसके रूप में लिख सके? मतलब कोई संख्या यदि दिया रहे और हमें सिद्ध करना है कि वो भाज्य है, तो यदि हम उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सके तो भाज्य होगा। यदि उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सके तो फिर वो भाज्य नहीं होगा। तो भाज्य नहीं होगा तो क्या होगा? अभाज्य होगा। क्या होगा? अभाज्य। जैसे देख लो यहाँ पर, यदि हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करे कि ये संख्या भाज्य है क्या, भाज्य है क्या, इसीलिए तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। यदि इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल पाते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसको यदि हम लिख पाते हैं तो इसको कहेंगे कि ये भाज्य है, अन्यथा ये भाज्य नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल हम लिए हुए थे भाज्य के लिए कि ऐसी संख्या जो किसी अन्य टेबल में भी है, अपना टेबल और 1 का टेबल छोड़ करके वो किसी अन्य टेबल में भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और यदि इसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाए तो हम कहेंगे कि ये भाज्य है, अन्यथा ये भाज्य नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो अभाज्य संख्या से ही आपको भाज्य देना, तब ना अभाज्य गुणनखंड होगा इसका। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो 9 नहीं होगा, एंड सो ऑन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। मतलब किसी भी अन्य टेबल में ये नहीं है, अपना टेबल छोड़ करके। तो इसीलिए इन सभी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और इन्हीं अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग दे करके और इसका अभाज्य गुणनखंड हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो हम इसका जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो ये 2 के टेबल में है 12, फिर ये 2 के टेबल में आ जाएगा 6, फिर ये 2 के टेबल में आ जाएगा नहीं, तो 24 के जगह 24 के गुणनखंड में क्या कहेगा? 2 कितना बार है? तो 2 का पावर 3 गुना, तो ये 24 जो है ना, 24 का हमने गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल डाला। मतलब 24 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमने क्या किया? लिख डाला। इसीलिए ये 24 जो है क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि प्रूफ करे कि ये एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखो, ये तीनों के बीच गुना है। क्या चीज है? तो तीनों को गुना करके 17 जोड़ देंगे, एक संख्या आएगा। और उसी संख्या का हमको प्रूफ करना है कि भाज्य संख्या है। अरे तीनों को गुना करोगे और गुना करने के बाद उसमें क्या जोड़ना है? 17। तो 17 जोड़ोगे तो कोई एक नंबर ही ना आएगा, कोई एक संख्या आएगा। और उसी संख्या को हमको प्रूफ करना है कि वो भाज्य संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि इसको हल करने पर, सरल करने पर कोई संख्या आएगा और उस संख्या को हम ए मान लेते हैं। मान लें तीनों को गुना करके 17 जोड़ोगे तो कोई संख्या आएगा, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17। ठीक है। अब यहाँ पर आप करो क्या कि ये तीनों को गुना करो और उसके बाद जो आए 17 क्या करो? जोड़ दो। यदि ये तीनों में से, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है ना, तो कॉमन ले लो। तो कॉमन होने वाला नहीं है, नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये तीनों को गुना करे और गुना करने के बाद जो आएगा उसमें 17 क्या करे? जोड़ दे। 17 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये काम करते हैं हम, इसको
थोड़ा सा इजी बना देते हैं आप लोगों के लिए। हम क्या करते हैं, इसको इजी बना देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 17 है ना, तो 17 के जगह पर हम 7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अब ध्यान देखो, तो ये संख्या हो जाएगा ए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 7। अब यहाँ पर अब इसका दो तरीका है, या तो इन तीनों को गुना करके 7 जोड़ दो, या देखो इसको गुना करोगे तो एक संख्या आएगा, ये भी एक संख्या है, इतना प्लस इतना, तो इसमें कितने पद है, 2 पद माना जा सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों में 7 है, तो 7 हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों में 7 है तो 7 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 7 हमने कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लेते हैं ना तो भाग देते हैं, तो 7 से इसमें भाग देंगे हम, तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 11 गुने 13, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना 13 प्लस 7 से 7 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये हो जाएगा अब 7, 11 में 13 से गुना करोगे, 11 तिया 33, 11 एक में 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 143 अब प्लस 1, ये हो जाएगा 7। अब ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ोगे तो एक संख्या आएगा, तो इसके अंदर जब एक संख्या आएगा ना तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना, कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर गुना लिखेंगे, तो 143 प्लस 1 ये हो जाएगा 144। अब ध्यान से देखो, ये 7 तो अभाज्य संख्या है, अब इसका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो इसका अलग आप गुणनखंड निकालो। 2 के टेबल में है, कितना बार में, 2 7 14, 2 दूनी 36 दूनी 72, हो जाएगा। तब ध्यान से देखो यहाँ पर 7, 2 कै बार है, तो 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर, ये बराबर इतना हो गया। मतलब कि ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने लिख डाला। ये जो संख्या है, इन संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमने लिख डाला। इसका मतलब कि ये संख्या क्या चीज है, भाज्य है। भाज्य संख्या का मतलब होता है उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यदि हम लिख पाए तो भाज्य कहलाएगा, नहीं तो भाज्य नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या किया, इस संख्या को इसको गुना करके 7 जोड़ दे, जो भी आएगा तो क्या आएगा, इतना गुना इतना आएगा, इतना गुना, और इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख दिया। ये भी क्या चीज है, अभाज्य संख्या, ये भी क्या चीज है, और ये भी क्या चीज है। इस सभी को गुना करोगे ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, हाँ भाई ये जो संख्या है जिसको हम ए माने हैं, वो ए कौन सी है, भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल है, इसलिए ए एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का प्रश्न दिया रहे और हमको प्रूफ करना है कि भाज्य है क्या, तो भाज्य होगा यदि उस संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकें। यदि नहीं लिख पाते हैं तो अभाज्य होगा। जैसे मान लो कि अपने पास 7 हो गया,
तो 7 को तुम आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख पाओगे, मतलब इसका टुकड़ा कर पाओगे? कोई ऐसी संख्या है जो 7 के टेबल में, जो जिसके टेबल में 7 है? नहीं है। इसका मतलब आप इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकाल सकते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य। और वहीं यहाँ पर हम लिख देते हैं 6, क्या लिख देते हैं? 6। तो इसको आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये भी आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या, मतलब ये भाज्य है, मतलब ये किसी अन्य टेबल से भी कट जाएगा। और वो टेबल कौन है? 2 है और 3 है। 2 के भी टेबल में कट है और 3 के भी टेबल में है, मतलब 2 के पहाड़ा से भी कट जाएगा और 3 के पहाड़ा से भी कट जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम, एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर आपका एक प्रश्न है, कह रहा है कि व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होगा तो स्वाभाविक है इसे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। यदि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में इसको हम लिख देते हैं कि भाज्य होगा, नहीं लिख पाएंगे तो भाज्य नहीं होगा। तो लिखा, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसको सरल करेंगे। पहले सरल करने का मतलब हम तीनों को गुना, चारों को गुना करके और 55 जोड़ेंगे तो एक संख्या आएगा, और उसी संख्या का ना अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है। नहीं तो हम मान लेते हैं कि जो भी संख्या आएगा वो ए है। क्या चीज है? ए है। जैसा कि इसके पहले हमने माना था, यहाँ पर हम लिख देते हैं माना ए बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55। अब एक चीज बताओ, अब यहाँ से दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करें, ये चारों को गुना करके और उसके बाद में 55 जोड़ेंगे। 2 स्टेप, इसको गुना करके तब न 55 जोड़ेंगे। इसका मतलब ये पहला पद हो गया, ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो गया। हो गया। तो इसको गुना करके 55 जोड़ के उसका अभाज्य गुणनखंड आप निकालो। दूसरा तरीका ये है कि ये पहला पद और ये दूसरा पद, इसमें यदि कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लो। मतलब कोई ऐसा पहाड़ा बताओ, ऐसा पहाड़ा बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिसके टेबल में इसमें से कोई एक हो और 55 भी हो। 5 के टेबल में भी है और 11 के टेबल में भी है, क्योंकि इसमें भी 11 है, 11 के टेबल में ये 11 है और ये 55 भी है। तो बड़ा वाला पहाड़ा हम लोग बड़ी वाली संख्या क्या करते हैं? लेकर के चलेंगे। तो हम 11 ले लें, तो मतलब हम कहेंगे कि इसमें से और इसमें से 11 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो इसे होता क्या है कि आपका थोड़ा सा गुना भाग क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ज्यादा लंबा हमको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? 11 कॉमन ले लेते हैं। तो 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, तो यही ना तीनों बचेगा। 5 गुना 7 गुना 13 गुना 1 तो 1 लिखेंगे नहीं, तो हम लिखते हैं 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 11 पचा 55। और बड़ा ब्रैकेट में देना। क्यों बड़ा ब्रैकेट में? चलो इसके साथ से हम ब्रैकेट हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो इसको फ्रेश लिखो। 11 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 5 गुना 7 गुना 13, 11 पचे 55। अब इसको गुना करना आसान हो गया, फिर इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, चेक कर लो। तो फिर 5 ले लो कॉमन, और आसान हो जाएगा। 11 पहले से और 5 भी आ गया है आपका, तो 5 से 5 कट जाएगा, एक गुना में नहीं, तो 7 गुना 13 बचा यहाँ पर, 7 गुना अब प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 13 सतह 91 और 1। अब ब्रैकेट के अंदर एक संख्या आएगा तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ब्रैकेट हटेगा तो आपको कोई चीज नहीं दिख रहा है, तो गुना लिखेंगे। तो गुना कितना? 92 हो जाएगा। अब जांच देखो, ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या, ये मतलब ये किसी अन्य टेबल में है, इसी का गुणनखंड हमको निकालना है। किसका निकालोगे? इसका निकाल, तो कहीं अलग निकाल देते हैं।
कितना 45 है 1 46, ये जाएगा 2 23, यही ना होगा। 23 अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 11 गुने 5 और 92 के जगह पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 20। तो चेक कर लो क्या हो गया, इसके जगह पर इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख डाला। मतलब ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। क्या चीज है ये संख्या जो है, इसको जब हम हल करेंगे इसको, तो हल करने के बाद जो संख्या आएगा वो संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। इसीलिए क्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आपसे कोई कहे कि कोई संख्या भाज्य कब होता है, तो आप क्या कहोगे, उस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम क्या करें, लिख सके, तो भाज्य कहलाएगा। तो वही लॉजिक हो गया, यहाँ पर हमने इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख डाला, मतलब ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या है। तो ये स्टेटमेंट को लिख दें, तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः ए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। गुणनखंडों का गुणनफल है। इसलिए ए एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ये चीज आपको याद रखना। हो गया प्रूफ। ये स्टेटमेंट आया कहाँ से, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से आया। कहाँ से आया, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि कोई संख्या भाज्य होगा यदि उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सके, तो भाज्य हो जाएगा। तो हमने लिख दिया, ये भाज्य हो गया। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से। कहाँ से, जो यूक्लिड द्वारा लिखी हुई किताब द एलिमेंट के जो 13 खंड है उसी खंड में से एक लिया गया है। ये स्टार्टिंग में बताए आप लोगों को कि धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा हो जाएगा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का ही एक स्टेटमेंट है